तो स्वागत है दोस्तों। आज हम देख रहे हैं सीजी टेट 2022 पेपर फर्स्ट का पर्यावरण देखेंगे हम। तो इससे पहले मेरा वीडियो हिंदी विषय पे था और ये पर्यावरण को लेकर के है। बहुत अच्छे से 100% श्योरिटी के साथ प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए। मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग क्या हैं? तो टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। छोटी माता खसरा पोलियो विषाणुओं के द्वारा होता है। बेरी बेरी रिकेट्स पेलेग्रा ये भोजन या पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के कारण, डेंगू एडिस मच्छर के द्वारा, चिकनगुनिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो इसमें ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता सबसे उपयुक्त उत्तर है। प्रश्न नंबर 123, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां, अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही क्या होगा? तो ऑप्शन बी एकदम सही है। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, क्योंकि गलतियां करने से ही हमें पता चलता है कि उन्हें किस तरीके की शिक्षण की आवश्यकता है या उनको कैसे सिखाया जा सकता है। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे को सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है स्कूलों में, तो पोर्टफोलियो इसका सही उत्तर होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक, तो अपघटक अर्थात जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यही उत्तर इसका सही है। कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में, मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम अपघटक करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। तो अपने ही अक्ष पर मतलब एक चक्कर लगाना, तो ये 24 घंटे में होता है। गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या संबंध है? तो देखो, गीतु और रमन एक दूसरे के पति पत्नी हैं। देव गीता का भाई है, तो गीता की एक पुत्री है जिसका नाम ऋतु है, तो गीता का भाई उसका मामा लगेगा, तो मामा इसका उत्तर एग्जैक्ट सही होगा। इसने कौन चाचा लगाया है, लेकिन मामा इसका उत्तर सही होगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? रचनात्मक पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों को व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र को बनाना। तो बच्चों से क्रियाकलाप करवाना, जो बच्चे स्वयं करके सीखते हैं वही रचनावादी मॉडल के अंतर्गत माना जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो नवीन विद्यालय प्रारंभ करना इसमें से सही उत्तर होगा। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होता है, किस रोग का लक्षण है? तो ऑप्शन ए स्कर्वी, विटामिन सी कमी कारण होता है, इससे दांत हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं, तो स्कर्वी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए पानी से मलेरिया, क्योंकि रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, तो मलेरिया रोग ही होगा। रेबीज, पोलियो तो वायरस के कारण होता है, रेबीज कुत्ते काटने के कारण होता है, और क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, तो इसका आंसर सही होगा मलेरिया। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। कहानियाँ का पर्यावरण में क्या संबंध है? तो बच्चों की कल्पना शक्ति को विकास होता है, सही है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, ये भी सही है। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, ये भी सही है। बच्चों में कक्षा में सक्रिय नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है, तो देख लेते हैं ए बी सी सही है, तो बी नंबर एकदम सही है। NCF 2005 हर बार ये क्वेश्चन आता है NCF 2005 से। NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? तो पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, इसको किया गया है। ये बच्चों में भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, ये नहीं लगता क्योंकि भाषा से संबंधित है। स्वास्थ्य विषय पर्यावरण में अध्ययन में शामिल होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों का परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, ये भी सही है। तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? इसमें नहीं है, ध्यान देना, नहीं है बहुत सारे क्वेश्चनों पे है। बच्चों को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाए, ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चों को रचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, ये भी उत्तर सही नहीं है। प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, ये सब सकारात्मक पक्ष है। और इसमें पूछा है नहीं क्या है, तो बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित, मतलब सीमित उनके चिंतन प्रक्रिया को सीमित किया जाए, ये गलत है। तो यही उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में अभिसारी चिंतन का मतलब होता है संकुचित करना, चिंतन को केंद्रित करना है एक जगह। तो बच्चों में अपसारी चिंतन, खुला प्रश्न है मतलब अपसारी चिंतन में फैलाव होना चाहिए। तो ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? गतिविधि समूह में ही की जाती है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि समूह में ही की जाती है ऐसा लिखा हुआ। गतिविधि ऐसा जरूरी नहीं समूह में ही किया जाए। गतिविधि उत्सुकता जगाती है, सही है ये। गतिविधियों में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, ये भी सही है। गतिविधियों में चुनौतीक तत्व मौजूद होने चाहिए भी। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर के जाएगी? तो इनमें से क्या जड़ है उसी को लेकर के जाएगी वो। तो चुकंदर, आलू, अदरक। तो आलू, अदरक ये सब तो तने हैं। हल्दी, अदरक, ये भी अदरक तो है ही है, तो ये भी नहीं होगा। और हल्दी भी तना है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। गाजर, चुकंदर और मूली। तो गाजर जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, मूसला जड़, और मूली भी जड़ है। तो ऑप्शन डी सही है, गाजर, चुकंदर और मूली। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो पहले ही बताया मैं कि कवक और जीवाणु हमेशा अपघटक होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सड़ाना इनका काम होता है। तो ऑप्शन सी अपघटक में आएंगे कवक। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी होते हैं, तो गाय और खरगोश इसका आंसर सही होगा, करेक्ट। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान न देना ये तो गलत है, सख्ती करना ये भी गलत है। पुरस्कार और प्रशंसा, तो प्रशंसा 100% लग रहा है, प्रशंसा ही होगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र, तो लड़के और लड़कियां हैं, तो 18, लड़कियों का 18 नहीं है। तो ऑप्शन बी 21 वर्ष और 18 वर्ष सही होगा, क्योंकि लड़के पहले बोला गया है और लड़कियां बाद में बोला गया। तो 21 वर्ष लड़कों का, 18 वर्ष लड़कियों का। जल्दबाजी में 18-21 हो सकता है, लेकिन ध्यान देना लड़के व लड़कियां लिखा हुआ है, तो 21 और 18 होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा। इसका उत्तर अगर उस क्वेश्चन को पहले नहीं बनाए होंगे तो बन गया होगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, तो क्यों कहा? इसका स्वाद तीखा होता है, ये तो नहीं होगा। इसमें पर्व एवं परसंधियाँ होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें पर्व एवं परसंधियाँ होती है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, ये नहीं होगा। बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, ये भी नहीं होगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन सी 70% लग रहा है कि ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी के ज़्यादा चांसेस हैं। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को खोज का अवसर दे, एकदम सही है। तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे बोझिल हो जाता है। पर्यावरण खोज का विषय है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हों, तो ऑप्शन बी और डी एकदम करेक्ट है। पहले ही ऑप्शन में है, बी और डी सही है, तो बी और डी सही होगा, एकदम सही होगा। 145वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो जुलाई 1961। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में व्यापम के आ चुका है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो जुलाई 1961 में इसे लागू किया गया। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है?
तो घास, फिर खरगोश और शेर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? रचनावादी, सीखना रटकर याद करना नहीं होगा, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, ये होगा। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। वैसे सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है कि रचनावादी मॉडल, तो ऑप्शन सी या बी, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको क्या उत्तर ले रहा है इसका। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो कवक भौतिक घटक नहीं है, क्योंकि आर्द्रता, जलवायु, नदी, पहाड़, हवा, ये सब भौतिक घटक हैं, और कवक जैविक घटक है। सजीवों में श्वसन संबंधित अंग है, तो गलफड़ा, त्वचा और फेफड़ा। ऑप्शन बी एकदम सही है, गलफड़े जलीय जीवों द्वारा, त्वची श्वसन जो जमीन के अंदर रहते हैं उनमें त्वची श्वसन होता है, और फेफड़ों के द्वारा, स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा, और बहुत सारे जीवों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। तो थैंक यू गाइस।